चीजी रोटी पिज्जा वाली की सफलता। रमा अपने पति के मरने के बाद रोटी बेचकर अपने 2 बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करती है। बेटा सुंदर नौकरी के लिए शहर जाता है तो छोटी बेटी नीता अपनी माँ के साथ रोटी बेचने का काम करती है। एक बार रमा अपने बेटे सुंदर को फोन करके कहती है, सुनो बेटा, नीता की शादी करनी है, कुछ पैसों का बंदोबस्त हो सके तो देखो बेटा। अरे माँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और हाँ, अब से मुझे फोन करके पैसों के बारे में बार बार सताना बंद करो। सुंदर ऐसा कहकर फोन रख देता है। बेचारी रमा नीता के शादी के लिए परेशान हो जाती है। नीता भी ये सब चुपके से सुन लेती है और माँ से कहती है, माँ, भैया शहर जाके बदल गए हैं, पर माँ मैं हूँ ना, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं तो आपके साथ रहकर ही आपकी मदद करूंगी और आपकी सेवा भी। नीता की बात सुनकर रमा की आंखों में आंसू आते हैं। वो दोनों बाजार में रोटी बेचने का ठेला लगाते थे। रमा की हाथ की नर्म नर्म रोटियां गांव में सभी को पसंद थी। रमा और नीता का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी एक दिन बाजार में पिज्जा की एक दुकान लगती है। अब नई चीज खाने के लिए लोग पिज्जा के ही दुकान पर जाने लगते हैं। रमा के ठेले पर लोग कम होने लगते हैं। तब रमा अपनी बेटी से कहती है, बेटा नीता, ये पिज्जा क्या होता है? और देखो तो लोग कैसे भीड़ करके खा रहे हैं। माँ, मुझे भी पता नहीं, पर इस वजह से हमारा काम अच्छे से नहीं चल रहा है। हमें भी कुछ करना होगा माँ। बेटा, एक बार तो ये पिज्जा मैं भी खाना चाहती हूँ। देखती हूँ कि वो कैसा है, मेरे लिए खरीद कर लाना। नीता एक दिन माँ के लिए पिज्जा खरीद कर लाती है। रमा बहुत ही अच्छे से पिज्जा को देखती है और उसका स्वाद चखकर देखती है, और वो कहती है, अरे बेटा, पिज्जा का स्वाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा ये मैदे से बना हुआ है, इसीलिए सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। पर माँ, हम लोगों को ये बात कैसे बताएंगे कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती? रमा बहुत देर सोचती है और अपने किचन में जाकर वो बिल्कुल वैसा ही रोटी पिज्जा बनाने लगती है। रोटी पिज्जा बनाने के बाद वो रोटी पिज्जा नीता को खाने देती है। नीता भी रोटी पिज्जा खाकर कहती है, माँ, ये रोटी पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट है, बस इस पर थोड़ा और पीस होता ना तो और मजा आता। वैसे माँ, ये रोटी पिज्जा हम भी बेच सकते हैं। हाँ बेटा, मेरा भी यही ख्याल है, तो कल से हम चीज रोटी पिज्जा बनाकर लोगों को बेचा करेंगे। दूसरे दिन से ही रमा ढेर सारा चीज डालकर चीज रोटी पिज्जा बनाने लगती है। उसकी सुगंध से लोग पिज्जा की दुकान में जाने के बजाय रमा के ठेले पर ही आने लगते हैं। देखते ही देखते भीड़ होने लगती है। नीता सबको चीज रोटी पिज्जा बनाकर देती है। लोग भी वो खाकर रमा की बहुत तारीफ करते हैं और उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। लेकिन पिज्जा की दुकान का मालिक तो अपना पिज्जा की दुकान ही बंद कर देता है और उसी पिज्जा दुकान को खरीदकर वहां रमा अपना चीज रोटी पिज्जा की दुकान शुरू करती है। एक आदमी उनसे कहता है, अरे रमा बहन, तुम्हारी ये चीज रोटी पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट है और हेल्दी भी। आखिर ये आटे से जो बना है उस पिज्जा के जैसा नहीं, वो तो मैदे से बना हुआ रहता है, जिस वजह से तुम्हारे इस चीज रोटी पिज्जा ने उस पिज्जा को कब का पीछे छोड़ दिया। अब रमा नीता के लिए लड़के भी ढूंढने लगती है। ऐसे में नीता की शादी जुड़ जाती है। लेकिन एक दिन सुंदर गांव आता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मुझे माफ कर दो, मेरी नौकरी चली गई है माँ। उस वक्त मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत तरीके से बात की, बहुत गलत पेश आया माँ। शायद उसी बात की सजा मुझे मिली है। कब से मैं दूसरी नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन शहर में कोई नौकरी नहीं मिली। अब तो मेरे जमा किए हुए पैसे भी खत्म हो गए माँ। वाह वाह, जब माँ को तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुमने मदद नहीं की, और अब माँ के पास आए हो मदद मांगने। माँ, मैं कह देती हूँ, तुम इसे अपने घर में मत रखना। नहीं नीता, मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकती, चाहे बच्चे कुछ भी कर ले। सुंदर, आज से तुम मेरे साथ ही चीज रोटी पिज्जा की दुकान चलाने में मदद करना, ठीक है ना? रमा का कारोबार भी देखते ही देखते बहुत बढ़ जाता है। रमा नीता की शादी भी बड़ी ही धूमधाम से करती है और अपने बेटे के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है।
डीजल गाड़ी रिस्टोरेशन। एक बार की बात है, बारिश की वजह से रमेश के घर के छत से पानी टपक रहा था, जिस वजह से उसका घर बहुत ही खराब हो चुका था। तब उसकी पत्नी सीमा उसे कहती है, इस साल की बारिश से देखो क्या हाल हुआ है घर का। अगर घर सुधारेंगे नहीं तो अगले साल बारिश में अपना घर गिर जाएगा। हाँ सीमा, ये तो है, पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। तुम कुछ दिन तो इंतजार करो। मैंने कल मदन के गराज में पुराना डीजल गाड़ी देखा है। आप उससे बात क्यों नहीं करते? आपको तो गाड़ी चलाना भी आता है। हाँ ठीक है, मैं अभी मदन के पास जाता हूँ। रमेश मदन के पास जाकर उस डीजल गाड़ी के बारे में बात करता है। तब मदन मन ही मन में सोचता है, अरे वाह, अच्छा बकरा फंसा है। इस कबाड़ को रमेश के गले बांध देता हूँ। इसे थोड़ी ना पता है कि ये गाड़ी कितनी पुरानी है। ऊपर से चमक रही है लेकिन अंदर से तो सड़ी हुई है। मदन ऐसा मन ही मन में सोचता है और रमेश से कहता है, इस डीजल गाड़ी को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग तैयार है, पर तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। ये जानते हुए मैं तुम्हें ये 10,000 में बेचता हूँ। और हाँ, कुछ रिपेयर का काम है वो भी कर देता हूँ। नया पेंट लगाने से डीजल गाड़ी बिल्कुल नई बन जाएगी। रमेश के पास अब कोई रास्ता नहीं था कमाई का, जिस वजह से रमेश जमींदार से 10,000 का कर्जा लेता है। और मदन डीजल गाड़ी को सिर्फ नया पेंट लगाता है, लेकिन गाड़ी का अंदर से कोई भी रिपेयर नहीं करता। बाकी डीजल गाड़ी अंदर से पुरानी की पुरानी ही रहती है। रमेश डीजल गाड़ी मदन से खरीद लेता है। रमेश और उसकी पत्नी सीमा बहुत खुश हो जाते हैं। रमेश कहता है, सीमा, इस डीजल गाड़ी को चलाकर पैसे कमाऊंगा और पैसे जमा करके अपने घर को सुधारूंगा। अगले साल बारिश में अपने घर के छत से पानी नहीं टपकेगा, ये मेरा वादा है। उधर मदन भी बहुत खुश होता रहता है। वो सोचता है, वाह वाह वाह, अगर रोज इस तरह से रमेश के जैसे बकरे मिलते रहे तो मेरी तो चांदी ही चांदी है। चांदी क्या, मेरा तो सोना है। कबाड़ में इस डीजल गाड़ी के 2,000 में नहीं मिलते थे। रमेश की वजह से मुझे पूरे 10,000 रुपए मिले। बेचारा रमेश। उधर रमेश अपनी डीजल गाड़ी को बाजार में लगाता है ताकि लोग उसकी गाड़ी किराए से ले। थोड़ी ही देर में उसे एक काम मिलता है। कुछ अनाज की बोरियां लेकर उसे शहर जाना था। अनाज की बोरियां डीजल गाड़ी में भरकर वो शहर की तरफ निकलता है, पर बीच बीच में वो डीजल गाड़ी बंद होती जाती है, जिस वजह से उसे शहर जाने के लिए देरी होती है। लेकिन जैसे तैसे करके वो अनाज शहर पहुंचाकर घर वापस निकलता है। तब वो मन ही मन में सोचता है, मदन ने कहा था कि उसने खराब पार्ट्स को रिपेयर किया है, पर फिर भी डीजल गाड़ी बीच बीच में बंद होती जा रही है। एक बार उसे ये डीजल गाड़ी दिखानी ही पड़ेगी। रमेश ऐसा सोचकर गांव पहुंचता है, पर तब तक उसके डीजल गाड़ी को पीछे से आग लग जाती है। गांव के लोग उसके पीछे भागते रहते हैं। आग आग कहकर वो चिल्लाते हैं। तब रमेश उन सबको देखकर डीजल गाड़ी को रोककर उनसे कहता है, अरे आप लोग ऐसे मेरी डीजल गाड़ी के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? तब वो लोग उसे उसके गाड़ी को आग लगी ऐसे बताते हैं। तब वो पीछे जाकर देखता है तो जलते हुए अपनी गाड़ी को देखकर बहुत दुखी होता है। गांव के लोग जैसे तैसे करके गाड़ी को पानी से बुझाते हैं। रमेश को कुछ समझ नहीं आता और वो ढकेलते हुए गाड़ी को मदन के पास ले जाता है, लेकिन मदन उसे भला बुरा कह के उल्टा उसी को कोसते हुए घर से निकाल देता है। रमेश घर वापस आता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। तब सीमा उसे पूछती है, अरे ऐसे सर पकड़कर क्यों बैठे हो? हमें तो मदन से इसके बारे में पूछना होगा। अरे मैं गया था उसके पास, पर उसने मुझे ही उल्टा सीधा कहकर अपने घर से भगा दिया। ऐसे कैसे मना कर दिया उसने? अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। अगर उसने हमारा जला हुआ डीजल गाड़ी रिस्टोर नहीं करके दिया ना, तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। सीमा बहुत ही हिम्मत वाली औरत थी। वो एक डीजल की कैन लेकर मदन के गराज जाती है और वहां पर जितनी भी गाड़ियां थी उन सब पर डीजल छिड़क देती है और मदन से कहती है, अरे मदन, ओ मदन, चल निकल बाहर। हमारे डीजल गाड़ी का रिस्टोरेशन करके दे, नहीं तो मैं ये तुम्हारी सारी गाड़ियां जला दूंगी
और हाँ, ये मेरी मामूली धमकी मत समझ, मैं सच में ये सब कुछ कर सकती हूँ। सीमा बहुत ही आवेश में आ चुकी थी। उसका ये रूप देखकर मदन भी बहुत डर जाता है और डीजल गाड़ी को रिस्टोरेशन करने लगता है। कुछ ही दिनों में वो रिस्टोरेशन कर लेता है और रमेश की डीजल गाड़ी बिल्कुल नई बन जाती है। तब सीमा उसे कहती है, अब हमारे 10,000 रुपए भी वापस दो, और हाँ, इसके बाद किसी के साथ भी ऐसा किया ना तो मैं सीधा तुम्हारे पूरे गराज को ही जला दूंगी, देख लेना। मदन रमेश को 10,000 रुपए वापस लौटा देता है। वो अपनी डीजल गाड़ी चलाकर पैसे कमाने लगता है और अपने घर को भी सुधार लेता है।